Hello everyone and welcome to Sampha Law. In today's session, we have with us All India rank 119 Syed Mohammad Mehdi, who has scored very well in the CLAT PG exam. और आज के सेशन में he will be sharing with us his experience as to how उनका पेपर गया, किस तरीके से उन्होंने पेपर यहाँ पे प्रिपरेशन करी एंड व्हाट इज हिज पर्टिकुलर टेक एज टू हाउ अ स्टूडेंट जो कि आगे परस्यू करेगा इस एग्जाम को कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सैयद, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द चैनल. Thank you so much. Yeah. So firstly, can you just introduce yourself to the students themselves? My name is Syed Mohammad Mehdi. I basically belong to Fatehpur district of Uttar Pradesh. I completed my graduation from Aligarh Muslim University, and thereafter I prepare for CLAT PG exam. Yeah. So Syed, accordingly, if I come to my first question, as you see that the pattern of the CLAT PG exam this time was a bit different as expected. So once you saw the paper and what do you think how the paper was and what was the difficulty and how did you like first when you came about it, what did you like feel basically? Basically, my experience was little bit different from the other individuals. Actually, one of my problems was that I have not read the test day instructions of the CLAT PG examination. So what happened is कि मैं वहाँ गया. मैं यूजुअली क्या होता है ना, OMR बेस्ड एग्जाम्स में आपको 15 मिनट पहले OMR शीट दे दी जाती है और फिर आपको क्या किया जाता है कि आपसे कहा जाता है आप रोल नंबर और बुकलेट नंबर फिल कर लीजिए. उसके बाद फिर जैसे ही टाइम होता है आप शुरू करते हैं. लेकिन यहाँ क्या हुआ था, यहाँ ये हुआ था कि आपको बुकलेट तो दे दी गई थी बट वो सील दी गई थी और इंस्ट्रक्शंस थे कि वो तभी ओपन की जाएंगी जब 2 बज जाएंगे, मैं मतलब एग्जैक्टली टाइम पे. तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी क्योंकि 5-7 मिनट तो मेरा यही चला गया था और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था. तो जब मेरा 5-7 मिनट इसमें चला गया तो उसके बाद फिर मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया कि एग्जाम में कितने पैसे पूछे गए या कितने नहीं. इनफैक्ट मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सीधे करना शुरू कर दिया और उसी के बाद रहा. तो मुझे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं हुआ था कि 24 पैसेजेस आए थे. इनफैक्ट मैंने काउंट ही नहीं किया था. आई सी, मतलब कोई मिला के देखा जाए तो आपके हिसाब से जो पेपर था आपको उतना फर्क नहीं पड़ा कि पैसेजेस क्या थे बिकॉज आपका जो प्रिपरेशन का स्टाइल था वो इस तरीके का था कि इट इज ऑल इक्वल, चाहे 12 का है चाहे 24 का है, आपका इतना डिफरेंस वो नहीं करेगा. चलो बढ़िया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करता हूँ मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपकी तैयारी थी वो आपने किस तरीके से की थी उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए. बेसिकली मैंने तैयारी करीब 4 महीने पहले शुरू कर दी थी. तो हुआ ये था कि सबसे पहले जो बेसिक होता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का, आपको सिलेबस अच्छी तरीके से देखना होता है. बिना सिलेबस देखे नहीं हो सकता. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लैट कंसोर्शियम के वेबसाइट पे गया और सिलेबस देखना शुरू किया. बट सिलेबस देखने से पूरा काम नहीं होता है. आपको ये भी देखना होता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और इन पार्टिकुलर किन चीजों पे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन मैंने पिछले 4 सालों के 2020, 21, 22 और 23 जो पैटर्न आया है न्यू, उनके क्वेश्चंस को एनालाइज किया. उन एनालिसिस के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ, ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो देन मैंने इनको एनालाइज किया और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ले तो यही पढ़ा. फिर इसके बाद फिर मैंने जो और एडिशनल सब्जेक्ट मेंशन थे इन सिलेबस में उनको भी कंप्लीट किया. बट कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल पे खास तौर से ध्यान दिया. क्रिमिनल लॉ पे तो मैंने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों ही बहुत अच्छे से, जो एलएलबी का सिलेबस था उस लेवल तक मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट किए. आई सी. इसी तरीके से फिर मैं आगे बढ़ा और फिर जब लास्ट के 2 महीने बचे हुए थे उसके बाद फिर मैंने मॉक्स देना शुरू कर दिए. धीरे धीरे करके मैंने मॉक्स दिया और पेपर्स और सिलेबस कवर करता गया. और इस तरीके से एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि जैसे जैसे आप मॉक्स से अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे थे वैसे वैसे आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा था, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और आप आराम से ये चीजों की तरफ बढ़ रहे थे. मतलब मेन चीज ये रहा कि आपने जो भी करा है 4 महीने में आपने बेसिकली पूरी प्रिपरेशन को अपना एक तरीके से शुरू किया था और उसके बाद एग्जीक्यूट धीमे धीमे करते हुए फ्रॉम फाउंडेशन से लेके फिर केस लॉस फिर उसके बाद मॉक पेपर्स स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है बहुत बढ़िया से. ओके. और जैसे मतलब सही हम लोग बात करते हैं कि जो पेपर इट था उसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स आए थे तो कहीं ना कहीं उसको आपने किस तरीके से हैंडल करा कि इतने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को करना और बाकी सब चीजों को. अ, वैसे एक बात जो हम लोगों को नोटिस करनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं क्लैट पीजी के में,
वो ऐसे नहीं आते कि इंसान कर ना सके। इनफैक्ट अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपने फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी लॉस में 2-3 सेक्शन से ज्यादा नहीं पढ़ा होगा इस एग्जाम के लिए, बट उसके क्वेश्चंस आए। लेकिन क्या है कि अगर आप उसके बाद भी अगर आप पैराग्राफ अच्छे से रीड करते हो, उन पैराग्राफ रीडिंग करने के बाद उनके आंसर्स देने की कोशिश करते हो, तो फिर ऐसे इस तरीके से आप 5 में से 2 या 3 क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये था कि अगर आप आपने कुछ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे। देखिए, आप सब कुछ पढ़ करके नहीं जा सकते हो, ये बात डेफिनेटली, हाँ, ये बात सभी को समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे जिनको आपने अच्छे से पढ़े होंगे, और कुछ वीक पॉइंट्स भी होंगे। वीक पॉइंट्स में भी जो कोशिश किया जाए वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जाए। अगर वीक पॉइंट्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लिया गया तो वो हमें एक एडिशनल एज देता है कि जिससे हम बहुत ही आराम से अबव पार स्कोर ला पाते हैं। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आपको इम्प्रूव करना है, लेकिन जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे भी आपको इक्वली काम करना है। ओनली देन यू कैन से कि ये आपकी प्रिपरेशन एक तरीके से आपका फुल, जिसको कहते हैं, एक इनकम्पस तरीके से हो रही है। अच्छा, जैसे हम लोग सैयद बात करते हैं इस चीज के ऊपर भी कि जो आपका पैटर्न है, ठीक है, वो हर साल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जैसे आपने भी कहा कि आपने लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करके ही यहाँ पे अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा करा। तो कहीं ना कहीं उस चीज को आप कैसे देखते हो कि जब नेक्स्ट ईयर भी पेपर आएगा तो हो सकता है पैटर्न चेंज हो, तो स्टूडेंट्स उसके लिए किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच लेके चले आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो देखिए, पहली चीज तो आपको ये ख्याल में होना चाहिए कि दो क्लैट पीजी की टाइमिंग, 2 घंटे का टाइम होता है। हम्म। आपको इस तरीके से मॉक पेपर्स लगाने हैं कि आप 2 घंटे के अंदर वो 120 क्वेश्चन सॉल्व कर सको। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगा करके जाने हैं, अपने आप को ये प्रिपेयर करके जाना है कि 2 घंटे के अंदर उसको सॉल्व करना ही करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, फिर आपने चाहे जितना अच्छे से पढ़ा हो आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और जैसा कि इस बार का पेपर रहा, तो सच कहूँ तो मेरे भी 2 पैराग्राफ छूट गए थे, ऑनेस्टली बोलूं। लेकिन अब यहाँ पे फायदा मुझे क्या हुआ एक थोड़ा सा, कि 2 पैराग्राफ छूट गए थे, लेकिन 2 पैराग्राफ में से 5-5 क्वेश्चन होते हैं। अगर यहीं कहीं 10-10 क्वेश्चंस होते तो मेरे लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन मेरे लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि मैंने जो सैंपल क्वेश्चंस था मैंने उनको एनालाइज किया था। एक पैरा में 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया था। लेकिन जब इस तरीके का पेपर आया, और हाँ, एक और चीज मैं ध्यान यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो लीडिंग केस लॉस आए 2023 के, इनको पढ़ना बहुत जरूरी था। क्योंकि क्या हुआ कि कई क्वेश्चंस में लीडिंग केस लॉज आए, तो मैंने सिर्फ केस का नाम देखा, मैंने देखा ये केस का नाम है, इस केस को मैंने पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर मैंने पैराग्राफ रीड नहीं किया, मैंने सीधे उन आंसर्स को करना शुरू। इससे मेरा बहुत टाइम बच गया। और बहुत ही मतलब इनफैक्ट मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने 101 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। तो इन चीजों से बहुत फायदा होता है। कहीं ना कहीं। और सही, जैसे हम लोग बात करते हैं कि आप स्पीड की बात करते हो पेपर के अंदर, कि आपको एक पर्टिकुलर, जैसे आपने बताया कि 6-7 मिनट आपका छूटा, लेकिन आपने वो जो स्पीड होती है उसको आपने कैसे मेंटेन करा पूरे उसमें? प्रैक्टिस, इसका सीधा सीधा तरीका है प्रैक्टिस। आपको मॉक पेपर्स लगाना है, आपको जैसा कि मैंने कहा मॉक पेपर्स लगाना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, और आपको ये इंश्योर करना होगा कि किसी ना किसी तरीके से आपको 2 घंटे में वो पेपर सॉल्व करना ही होगा। देखिए, होता क्या है ना कि ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आपका 10 मिनट तो आपको चाहिए ओएमआर शीट फिल करने के लिए। आपको रोल नंबर फिल करना है, बुकलेट नंबर फिल करना है, और आंसर्स को मार्क करने में भी कम से कम लग जाता है 7-8 मिनट। तो आराम से। आपको इतना चाहिए ही चाहिए। अब ये कब हो पाएगा? ये अगर आप एग्जाम डे पे करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, किसी भी हम्म। हाल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वहां पे थोड़े से नर्वस भी होते हो, वो हर कोई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, 2 घंटे के अंदर उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी, देखिए क्या होगा कि आप जितने ज्यादा मॉक पेपर्स लगाते चले जाओगे, उतनी नई नई आपको स्ट्रेटेजीज मिलती चली जाएंगी कि कैसे हमको ये पेपर कंप्लीट करना है। ये प्रैक्टिस का ही खेल है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने पहली बार पेपर लगाया था तो मैंने 2 घंटे में सिर्फ 80 क्वेश्चंस किए थे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे याद है, फिर मैंने ओएमआर शीट्स मंगवाई अपने लिए, क्योंकि मुझे समझ में आया कि बिना ओएमआर शीट पे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किए नहीं हो सकता है इसमें।
तो एमआर शीट्स मंगवाई, फिर उसमें मैंने मार्क किया और धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि इस क्वेश्चन को, मेरी जो स्ट्रेटेजी थी ऑनेस्टली, कि इस पेपर को आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले होता है ना कि एक बार क्वेश्चंस रीड कर लिया फिर अगली बार जा करके मार्क किया। इस पेपर को आपको मार्क करना हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा और आंसर मार्क करना होगा। ये सीधा सीधा तरीका है, इससे से ज्यादा आपका टाइम बचेगा। वो रहेगा, मैं समझ रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे देखा जाए तो इसके अलावा अगर आप बात करते हो, जैसे सैयद मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है जैसे आप हो मान लो, जो कि अब 2025 के लिए प्रिपेयर करने जा रहा है, और इस चीज का भी ध्यान उसको रखना है कि पिछले 4 या 5 साल में जो पेपर आया है वो पैटर्न क्या है। आप कैसे, अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस आप देखिए, मेन सब्जेक्ट्स देखिए। ठीक है, अब मैंने 2024 का पेपर एनालाइज नहीं किया कि उसमें कितने मार्क्स से कितना पूछा गया था, बट ओवरऑल जो पैटर्न रहा है, आपको वो ओवरऑल पैटर्न तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे हो सकता है कि 2024 में कुछ डिफरेंस आया हो, ज्यादा डाइवर्सिटी पूछ ली गई हो, बट ओवरऑल आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये होगी कि आपने एक बार इसको देख लिया, फिर आप अपना एलएलबी लेवल का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। इसको कंप्लीट कीजिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप एलएलबी में सेमेस्टर्स का एग्जाम देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसी सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट कीजिए। जब आपकी ये दोनों चीजें हो जाएं, तब आप देखिए कि लीडिंग केस लॉस कौन से हैं। जैसे अभी ये कश्मीर वाला जजमेंट आया, या अभी शायद 2-3 दिन पहले स्टैम्प पेपर पे कोई जजमेंट आया है, मुझे यहाँ तक याद है। तो मैं इन केसेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा अगर मैं 2025 की तैयारी करूंगा। तो इन केसेस को मैं अच्छी तरीके से करूंगा। और देन जैसे कि मैंने बताया, मॉक पेपर्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बार बार मैं ये कहूंगा कि आपको टाइमिंग को मेंटेन करना होगा। ओएमआर शीट लेकर के आ जाइए घर पे, उनको ऑफलाइन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ, आप ऑनलाइन मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ टाइम उसमें अपने आप बच जाता है, क्योंकि आपको सर्कल्स में को फिल नहीं करना होता है। ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, बिल्कुल तो सही। इस तरीके से अगर आप करते हो धीरे धीरे करके, और स्टेप बाय स्टेप चीजें करने की कोशिश कीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक साथ सब कुछ पढ़ने की कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए कि इतने दिन में इतनी चीजें कंप्लीट करनी है, उस तरीके से आराम से हो जाएगा। अच्छा सैयद, एक चीज और जो कि मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे अभी मेरी मुझे याद है बिफोर दिस इंटरव्यू जब मेरी आपसे बात हुई थी, यू हैड सेड कि आपने जो प्रिपरेशन की है आपने काफी हद तक सेल्फ स्टडी की है, विच मीन्स यू डिड नॉट गो फॉर एनी स्पेशलाइज कोचिंग, कुछ नहीं आपका, सिंपल सेल्फ स्टडी के थ्रू आपने करा, जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको करना होगा। आप उस बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बताएं कि वो आपने कैसे किया, थोड़ा सा अपनी स्टडी एक्सप्लेन करें प्लीज। सेल्फ स्टडी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सेल्फ स्टडी के फायदे और नुकसान दोनों है। फायदा ये होता है कि आपको अगर घर में अलग सुकून से टाइम मिल गया पढ़ने का, तो आप आराम से कर सकते हो। नुकसान ये होता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको फायदों पे फोकस करना है। सेल्फ स्टडी में सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली लगातार पढ़ाई कर सकते हो दिन में 6-7 घंटे, और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली घर में बैठ करके फोकस करें, जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी बताई है कि सिलेबस से मैंने शुरू किया और फिर मॉक पेपर्स तक आया, इस तरीके से आप दिन में लगातार मेरे ख्याल से मिनिमम 5 घंटे मेरे ख्याल से एग्जाम के लिए बहुत होंगे। अगर आप घर में 24 में से 5 घंटे भी देते हो तो भी बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे अभी बहुत टाइम है, या फिर आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्शंस अगर आती हैं तो वो नुकसान करेंगी। अदरवाइज हम सब एलएलबी किए हुए हैं, बेसिक नॉलेज लॉ की हम सभी के पास है। और कई कुछ स्टूडेंट्स की ज्यादा अच्छी पकड़ होगी सब्जेक्ट्स में, तो वो और ज्यादा हो सकता है कि वो 1.5 महीने में ही प्रिपेयर कर ले, 2 महीने में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, और नंबर ऑफ आवर्स का ध्यान में रखना है कि कम से कम 5 से 6 घंटे आप दिन में पढ़िए, तो आराम से इसमें किया जा सकता है। ये बात आपने बहुत मतलब वो बोली है कि जो आपका एक इन्वायरमेंट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा जो आपकी कंसिस्टेंसी है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि आपको कंसिडर करना है एग्जाम को प्रिपेयर करते हुए। आप आलसी नहीं हो सकते हो, आपको रेगुलरली पढ़ना है। ये नहीं है कि आप बैठे एक बार में आपने कहा मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा दिन में और ये करूंगा वो करूंगा, वैसे नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट सैयद, मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको केवल अब 1 महीना बचा है, उसको एग्जाम प्रिपेयर करना है, आप अगर उस जगह के स्टूडेंट की जगह पे हो, आप कैसे उस चीज को करोगे? हाउ वुड यू टैकल दैट पर्टिकुलर थिंग, मान लो।
सर तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अपनी ट्विक करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देखूंगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो मतलब जो भी पैटर्न के हिसाब से हैं, जो तो मैं उसको सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि किन किन एरियाज में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। मतलब मैं उसमें ये समझ लीजिए मैं उसमें टाइम दूंगा, 5 घंटे 6 घंटे एक पेपर में कम से कम मैं दूंगा, क्योंकि इतना टाइम लगता है अगर आप बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहते हो तो अब देखूंगा वहां कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रांग हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं। ठीक है। जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा। और जब क्योंकि एक महीना बचा हुआ है तो आपको ज्यादा ही टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 10 घंटे 12 घंटे भी दे दीजिए, क्योंकि एक ही महीना है। और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी मैं फोकस ये करूंगा कि किन एरियाज से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ने का तो टाइम नहीं है, लेकिन जिन एरियाज से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उस उन एरियाज में अगर मैं कमान पा सकूं, तो फिर हुआ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने से मुझे ये आराम से पता चला कि उन एरियाज से क्वेश्चंस बहुत रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आए, मैं एग्जांपल ले लूं, ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन किस केस में कहा। तो वो एमसी मेहता वैसे कमलनाथ का केस है, ये केस मैंने नहीं पढ़ा था जब मैं सिलेबस रीड कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरीके से करूंगा और फिर मैं अपनी कमियां फुलफिल करूंगा उसी हिसाब से, एंड देन मुझे ये याद रखना होगा कि इस पेपर में आपको कम से कम 1 हफ्ता आपको मिनिमम देना पड़ेगा, ताकि आप पिछले 2-3 सालों के 30-35 जो इंपॉर्टेंट केस लॉस है, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनको आप कर सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इन जजमेंट से, इन लैंडमार्क से, केसेस से कई बार ऐसा हुआ है, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट वाला केस था या फिर एनसीटी ऑफ दिल्ली वाला केस था, ये केसेस मैंने पढ़ रखे हुए थे, मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं पैराग्राफ रीड करूं, तो मैंने सिंपली पढ़ा, क्वेश्चंस पढ़े, उसका आंसर्स लिख दिए, इससे मेरा बहुत टाइम बचा है। आई सी। और वो कहना कहीं एक तरीके से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि लास्ट ईयर का आपका एनालिसिस हो, आप कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को करें और आपको पैनिक नहीं करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। अच्छा सैयद, मैं अगर आपसे जी, एक क्वेश्चन ये भी पूछूं कि आपने कौन कौन से स्टडी रिसोर्सेज का यूज किया वाइल सेल्फ प्रिपेयरिंग, या जैसे भी आपने प्रिपेयर करा, क्या क्या आपने यूज किया था उस टाइम मैंने बेसिक लॉ की बुक्स ही यूज की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए मैंने नरेंद्र कुमार का इस्तेमाल किया, काफी अच्छी किताब है। टॉर्ट्स के लिए मैंने एसपी सिंह का इस्तेमाल किया। तो बेसिकली जो जो ये लॉ की बुक्स हैं एलएलबी के सिलेबस में आती हैं, वो सभी के पास उसकी लिस्ट है। तो मेरे ख्याल से कि इतने ज्यादा बुक्स पे एक किस पार्टिकुलर बुक का नाम हो मेंशन करना जरूरी नहीं है, जो बेसिक बुक्स हैं उन्हीं बेसिक से ही बुक्स? बेसिक चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो रिसोर्सेज तो मेरे यही रहे हैं। इसके अलावा मैंने वही बताया, केस लॉस और मॉक्स, ये दो चीजें मैंने एडिशनल नेट के थ्रू या मॉक्स के पेपर जो मैंने आपसे आपके यहाँ से लिए थे उनसे किया। आई सी। और मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको उससे थोड़ा बेनिफिट हुआ था मॉक्स और उन सबसे? हाँ, बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था एक्चुअली। थोड़ा सा एक मैं कहूँगा कि नेगेटिव फैक्टर तो नहीं, बट थोड़ा सा एक उसका माइनस ये था कि वो ऑनलाइन मॉक्स थे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा बच रहा था। तो कम से कम ये हो जाता था कि मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, फिर भी मेरे 15-20 मिनट बचे हुए हैं। तो ये उसमें था जिससे कि मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अलग से ओएमआर शीट पर फिर से दोबारा प्रैक्टिस करनी उसको पड़ी। करना पड़ा, तो तो वो कहीं ना कहीं एक जी प्लेटफॉर्म जी की लिमिटेशन हम लोग उसको कह सकते हैं, बेसिकली स्पीकिंग। जी जी, और एक बाकी प्लेटफॉर्म की मतलब लिमिटेशन। वो रहा, ठीक है, चलिए बढ़िया बाकी है। लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्प हुई, खास करके मैंने देखा था कि आपके जो मॉक्स थे उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है काफी इजी टाइप के भी थे, और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो उनकी डिफिकल्टी लेवल हो जाता। इनफैक्ट जब मैं जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहा था तो वो काफी इजी थे, लेकिन क्योंकि मैंने आपके मॉक सॉल्व कर रखे थे तो फिर मुझे पता था कि ये इन क्वेश्चंस को इसी हिसाब से किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा टाइम कई बार होता है ना, देखिए सिंपल सी बात है कि आपके इजी क्वेश्चंस पे भी आप बहुत टाइम ले लेते हो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। नहीं है तो हाँ। लेकिन ट्रू। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस है हाँ। तो आप उन इजी क्वेश्चंस में बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। तो हाँ। ओवरऑल अगर आपको करना है तो सिंपल सी बात है, मॉक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। आई सी। अच्छा सैयद, इस इंटरव्यू को थोड़ा सा हम लोग एंड की तरफ लाते हुए बस मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा
कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कि पेपर थोड़ा सा नहीं ठीक गया, किसी वजह से कुछ भी हो सकता है, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि देखिए, एलएलएम की डिग्री है, आप आराम से कीजिए और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम आ रहा है, सीयूईटी का एग्जाम आ रहा है, और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका एग्जाम्स आ रहा है। अपने ऑप्शन तलाशते रहिए। अगर एलएलएम ही करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से एलएलएम के लिए एक साल अगर आप एक जॉब करें तो बर्थ नहीं बनता, क्योंकि एनएलएसआईयू बैंगलोर में भी जो प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड है, तो साल में 7-8 लाख रुपए एवरेज पैकेज जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप एलएलएम करना चाहे, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आप एलएलएम क्यों करना चाहते हो। हम्म, ठीक है। और अगर आपको ये क्लियर है कि एलएलएम करना है, तो कोई भी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आप एलएलएम कीजिए। उसमें अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। बेसिक लॉ बुक्स पढ़िए। मैं बार बार ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बेसिक सब्जेक्ट्स, जो बेसिक सिलेबस है एलएलबी का, उस पे कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। सिलेबस सिलेबस अपनी जगह है, सिलेबस वो जितना भी दे रहे हैं, लेकिन सिलेबस के बाहर भी कई बार बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन नॉलेज की चीजें, उनसे पूछ दिया जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो और अभी टाइम है, आप लोग आराम से कीजिए, हो जाए। वही बात, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि फाउंडेशन जो होता है, हर सब्जेक्ट का फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जितने बाहर से पूछ लिया, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है, आप उसको आराम से कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी हम लोग बेसिकली यही कहते हैं कि देखिए भाई, जो एग्जाम है वो केवल एक पड़ाव है। अगर आपका नहीं भी अच्छा गया तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट एग्जाम, जैसे आपने भी बताया, नेक्स्ट एग्जाम की आप तैयारी करो, दुखी मत हो, परेशान मत हो, बढ़ते रहो, यही जिंदगी का नाम है, ऐसे ही चलता रहे, ये बहुत ही बढ़िया। चलिए, थैंक बिल्कुल। यू वेरी मच सैयद कि आपने अपना टाइम दिया और आपने स्टूडेंट्स को इतना यहाँ पे मोटिवेट किया, आपने अपनी स्ट्रेटजी बताई, आपने बताया कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। आई होप ये जो स्टूडेंट्स इस पूरे यहाँ पे सेशन को सुन रहे होंगे, उनको काफी बेनिफिट हुआ होगा। एंड आई थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर द सेम। थैंक यू वेरी मच सैयद। थैंक यू।